दोस्तों नमस्कार। आप चाहे जाने या ना माने, लेकिन दुनिया जान रही है और मान रही है, भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। स्थिति इतनी विस्फोटक होती चली जा रही है कि अगर 2 जून की रोटी मुफ्त में भारत सरकार उपलब्ध ना कराए तो दुनिया के लिए यह विस्फोटक स्थिति हो सकती है, क्योंकि भारत की जनसंख्या दुनिया के सामने जिन परिस्थितियों को जी रही है, ऐसी स्थिति दुनिया के किसी देश में नहीं है। और ध्यान दीजिए, इस दौर में भारत की इकोनॉमी जो चकाचौंध के साथ परोसी जाती है, उसका असल सच यही है कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के पास इतनी पूंजी लगातार बढ़ती जा रही है कि वह दुनिया के मानचित्र पर बड़े बड़े खरबपतियों को चुनौती देने की स्थिति में है। और उसका एक अनूठा सच यह भी है, भारत कर्ज से डूब रहा है। भारत के भीतर किसानों की स्थिति नाजुक होती चली जा रही है। सरकार लगातार कहती रही आय दुगनी कर देंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि कर्ज उन पर दुगना हो गया इसी दौर में। और यही वो परिस्थिति है जिसमें भारत का पूरा बजट जितने पैसों में समाता है और जितनी कमाई सरकार की होती है, उससे कहीं ज्यादा कमाई इस दौर में कॉरपोरेट की हो चली है। और दुनिया के मानचित्र पर बड़े बड़े कॉरपोरेट और रईसों की अपनी कमाई एक दिन में इतनी नहीं बढ़ी जितनी इस दौर में भारत के एक कॉरपोरेट की बढ़ने लगी। सवाल यह पॉलिसी का है, सवाल यह असमानता का है, सवाल यह फेल होते राज्य का है, सवाल यह फेल होती गवर्नेंस का है। आज आप जहां पर उंगली रखना चाहें रख दीजिए, क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो वाकई डराने वाले हैं। भारत का पूरा बजट जो है वो 34 लाख करोड़ का है। उसमें से जो टैक्स सरकार लेती है, उसके जरिए जो सरकार चला पाती है इस देश की गवर्नेंस को, वह तकरीबन 17 लाख करोड़ का है। और इस देश के 10 टॉप कॉरपोरेट का जो नेटवर्थ है वह तकरीबन 23 लाख करोड़ का है। और इसी परिस्थिति में 2013-14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी और मोदी सत्ता आ रही थी, उस वक्त इस देश के भीतर में हर किसान परिवार पर जो कर्ज का बोझ था वह तकरीबन 47,000 रुपए था। आज की तारीख में वो बढ़ते बढ़ते 80-85 हजार रुपए तक पहुंच चुका है। और जो राज्य के किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार बार बार इस बात का जिक्र करती है कि देखिए ये रईस किसान है और हम तो गरीब और सीमांत किसानों के साथ खड़े हैं, आज अगर उनकी तादाद और उनकी परिस्थितियों का भी हम जिक्र करें तो ये जो 6,000 रुपए एक साल में 2-2 हजार यानी हर 4 महीने में करके किसान सम्मान निधि की रकम दी जाती हो, या फिर इस देश के भीतर में ग्रामीण जीवन में जो मिड डे मील दिया जाता था और उसका नाम भी अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। लेकिन इन परिस्थितियों के साथ जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है, अगर आप उसे यकीनन माइनस कर दें तो शायद भारत भूखमरी के एक ऐसे कगार पे होगा जो दुनिया के सबसे बुरी स्थितियों को जी रहा होगा। लेकिन इसके ठीक उलट भारत के भीतर के 10 कॉरपोरेट, और इसी दौर में जिस दौर में भारत सरकार लगातार कहती रही कि हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत शानदार थी, ये महामारी ना आती और ये बंटाधार अगर इस दौर में लॉकडाउन का ना हुआ होता तो भारत की इकोनॉमी कुलांचे मार रही होती। लेकिन सच यह है कि इस दौर में भारत के कॉरपोरेट की जितनी कमाई होती चली गई वह दुनिया के लिए हैरान करने वाली है। ना सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि असमानता की इतनी मोटी लकीर है जिसमें एक तरफ भारत का गरीब, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शायद वो शेड्यूल ट्राइब हो या अन्य जातियों का हो, और इस दायरे में अगर सिर्फ किसानों को ही जोड़ दीजिएगा, जो किसानों की जनसंख्या लेकर सरकार हिसाब किताब करते रहती है और कहती है कि हम कृषि सुधार के लिए बिल लेकर आए हैं, उसके भीतर इन किसानों की परिस्थितियों को भी आज जरा देख लीजिए। हमें लगता है एक एक पन्ने को पलटने की आज खास तौर पर जरूरत है। जिस समय मनमोहन सरकार जा रही थी, भारत के किसानों के ऊपर जो कर्ज था वो 47,872 रुपए था। आज की तारीख में किसानों के ऊपर जो कर्ज है वो एवरेज निकाला गया है हर किसान परिवार के ऊपर, यह तकरीबन 84,796 रुपए है। यह नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के जरिए जो डाटा किया गया और उसके बाद का जो एनालिसिस और एवरेज निकाला गया 2021 तक का, यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सवाल यह है कि इन सब के बीच भारत में किसान की कमाई क्या वाकई बढ़ी, और बढ़ी तो कितनी बढ़ी?
सरकार अपने तौर पर कहती है जब उस समय उसके पास सत्ता नहीं थी, यानी मनमोहन सिंह की सत्ता थी, तब जो फार्म इनकम हुआ करता था किसानों का वह सिर्फ 2000 रुपए के लगभग था। 2071 रुपए के तौर पर वह किसानों की इनकम हुआ करती थी। और इस वक्त 4063, तो देखिए हमने डबल तो कर दिया। लेकिन इस 4063 और 2071 के बीच में जो बाकी चीजें हैं उसको उसकी मजदूरी और उसके द्वारा दिए गए जो उसके अपने, जिसमें बकरी होती है, गाय होती है, भैंस होती है, जो भी होता है, पशुधन जो होता है, उसके जरिए जो कमाई होती है, चाहे वो दूध बेच रहा है, उसको भी जब माइनस कर दीजिएगा तो स्थिति और नाजुक हो जाएगी। मसला सिर्फ इतना भर नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में जो किसानों पे कर्ज था और राज्यों की राजनीति में आज आप ना फंसिए। अगर आपके जहन में इस वक्त पंजाब की राजनीति घूम रही है तो फिर पंजाब का एक अनूठा सच भी जान लीजिए। पंजाब देश के उन राज्यों में है जहां पर सत्ता कर्ज लेकर चलती है और भारत के हर राज्य को चलाने के लिए आज सिर्फ कर्ज की स्थितियां ही हैं। यानी उस राज्य से जितनी कमाई उस राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं होती है, उससे ज्यादा उसे खर्च करना पड़ता है और धीरे धीरे यह कर्ज में डूबने की परिस्थितियां आती चली जाती है। लेकिन सिर्फ अगर किसानों का जिक्र करें हम, क्योंकि अभी जो कॉरपोरेट के डाटा आपके सामने रखने वाले हैं वो इतना डराने वाला है, अगर एक नाम का सिर्फ आपको जिक्र कर दे, दुनिया के मानचित्र पर कोई ऐसा कॉरपोरेट नहीं है जिसकी हर दिन की कमाई 1000 करोड़ तक हो गई हो। भारत में गौतम अडानी की जो कंपनी अडानी है उसकी जो पूरी कमाई थी इस कोरोना काल के दौर में यह 1002 करोड़ की थी। ये IIFL जो वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट है उसने बताया है टॉप 10 कॉर्पोरेट्स में, और सबसे ज्यादा प्रतिदिन की कमाई 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन की कमाई। अब आप कल्पना कीजिए जिस देश की इकोनॉमी डामाडोल है, जहां पर भूखमरी की स्थिति है, जहां पर 80 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए सरकार का बजट बनाता है 2,20,000 करोड़ का, इतने में ये 80 करोड़ लोगों को खिला पाते हैं। सरकार अपना बजट बनाती है किसानों के लिए, सरकार अपना बजट बनाती है मिड डे मील के लिए, सरकार अपना बजट बनाती है किसान सम्मान निधि के लिए, और भी बाकी चीजों को भी जोड़ लीजिएगा तो सारी चीजें सिर्फ 4 लाख करोड़ के भीतर सिमट जाएगी। और इसके अलावे जो बजट में प्रावधान किए गए एग्रीकल्चर को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर, पीडीएस सिस्टम को लेकर, यह भी 3 लाख करोड़ के ही दायरे में आता है। अब जरा उन परिस्थिति को समझने की हम लोग कोशिश कर लें और उस पन्ने को आपको दिखाएं जिसमें इस देश की रईसी है और दूसरी तरफ किसानों की परिस्थिति है। जो लोग राजनीति करते हैं और किसान जो जातियों में बंट जाता है चुनाव के वक्त और राजनीति करते वक्त, वह भी समझ ले सरकार का अपना आंकड़ा कहता है इस देश के भीतर में तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख किसान हैं। इन 9 करोड़ 30 लाख किसानों की संख्या गरीब और सीमांत किसानों में है। उसके दायरे में जो ओबीसी के किसान हैं उनकी संख्या तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख है। जो शेड्यूल कास्ट के हैं वह 1 करोड़ 55 लाख हैं। शेड्यूल ट्राइब के 1 करोड़ 25 लाख हैं। और बाकी जो ऊंची जातियों से जुड़े हुए हैं जिनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को अगर समझें तो 2 करोड़ 40 लाख ऊंची जातियों से जुड़े हुए किसान, और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हैं। भारत के भीतर में इनकी परिस्थितियां इसी दौर में कर्ज के तौर पर अगर दुगनी हुई तो आय के तौर पर लगभग 25% नीचे चले गए। 2022 तक दुगनी आय हो जाएगी, यह दूर की गोटी। लेकिन कॉरपोरेट की कमाई दुगनी तिगनी चौगनी 5 गुनी 1000 गुना बढ़ने लगेगी, यह किसने सोचा था? क्योंकि जो लिस्ट बताती है IIFL जो हम जिक्र कर रहे हैं वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट की, उसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी एक दिन में 163 करोड़ रुपए कमाती रही। सिर्फ इस काल में 2020-21 के बीच की हम आपको परिस्थिति बतला रहे हैं, जिस दौर में हमने लॉकडाउन देखा, जिस दौर में बाजार को ठप पाया, व्यापार सिस्टम ठप हो गया, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था। लेकिन इस दौर में गवर्नमेंट लगातार पब्लिक सेक्टर को कॉरपोरेट के हवाले करती चली जा रही थी। अलग अलग सेक्टर उसके पास चलते चले जा रहे थे और उसके जरिए उसको सरकार की तरफ से एनओसी मिलते चला जा रहा था। तो इस परिस्थिति में अगर पहले नंबर पर सबसे बड़ी नेटवर्थ के साथ 7,18,000 करोड़ के साथ रिलायंस खड़ी है, तो दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं, जिनकी 1 साल पहले यानी कोरोना से ठीक पहले इनकी जो नेटवर्थ थी वो सिर्फ 1,40,200 करोड़ थी। लेकिन 20-21 में जो लिस्ट आई वो बताती है कि बढ़ के हो गई
5,05,900 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी किसी में इजाफा नहीं हुआ, दुनिया के टॉप मोस्ट व्यक्ति में भी इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ाई हुई, और भारत के भीतर सब कुछ ठप पड़ा है। सरकार रोना रो रही है। इकोनॉमिक सर्वे आया, उसने बताया हमारी ग्रोथ रेट 7% रह पाएगी इस बार, लास्ट टाइम -23% में थी। अगर ग्रोथ रेट का यह स्टाइल शीट है तो फिर इस देश के भीतर में, और इस एक्सपोर्ट भी इस दौर में नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कमाई कैसे बढ़ती चली जाती है। और जो पूरा शेयर मार्केट है, आज की तारीख में शेयर्स इनके कुलांचे मार रहे हैं, सिर्फ खबर भर से कुलांचे मारने लगते हैं। किसी भी क्षेत्र में पता चलता है अंबानीज या अडानीज है तो इनके शेयर कुलांचे मारने लगते हैं। तीसरे नंबर पर HCL है, HCL शिव नडार जी का है। इनकी जो नेटवर्थ है ये तकरीबन 2,36,600 करोड़ की है। हर दिन की कमाई 260 करोड़ रुपए हर दिन की कमाई है। चौथे नंबर पर हिंदुजा है, इनका हिंदुजा ही कंपनी है, ये हर दिन 209 करोड़ रुपए कमाती रही पिछले साल। एलन मित्तल तीसरे नंबर पर है, पांचवें नंबर पर है, जिनकी कमाई हर दिन 312 करोड़ की है, एवरीडे कमाई 312 करोड़ रुपए की, इनका आर्सरल मित्तल है। पांचवें नंबर पर साइरस पूनावाला है, इनकी कमाई 190 करोड़ हर दिन की। इनका टोटल नेटवर्थ 1,63,700 करोड़ का। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये इन्हीं का है। इसी तरीके से जब हमने निकालना शुरू किया कि जो 10 टॉप मोस्ट हैं, उसमें सबसे नीचे जो है जय सेलर हैं, जो जय चौधरी की है 153 करोड़ रुपए हर दिन की। यानी ये कल्पना के परे है इस दौर में जहां पर इस देश की इकोनॉमी डामाडोल और पूरा स्ट्रक्चर ढह गया है। लेकिन इसका एक दूसरा सच भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के भीतर जो 3 सेक्टर है, पावर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इन तीनों का दोहन सरकार के जरिए और इन कॉरपोरेट्स को लाभ खूब हुआ है। और चौथा बड़ा सेक्टर जो इस दौर में निकल कर आया, जो डार्क हॉर्स के तौर पर था, वो दरअसल ई कॉमर्स का था। जो मार्केटिंग हम लोग घर बैठे बैठे जो खरीद रहे हैं, वह जो रिटेल सेक्टर और ग्रोसरी का मार्केट था, उसने कमाल कर दिया। और इस कमाल की परिस्थिति में वही किसान था जो फसल उगा रहा था, जो सब्जियां उगा रहा था, जो फल उगा रहा था, जहां से दूध आ रहा था, जहां से बटर निकल रहा था, जहां से पनीर बन रहा था, और उसके जो प्रोडक्ट्स निकल रहे थे अलग अलग, उसकी जो भारत के भीतर की कमाई थी इस दौर में सबसे ज्यादा वही कमाई रही। लेकिन उसका लाभ उसे उपजाने वाले किसान को नहीं मिला, उससे जुड़े लोगों को नहीं मिला, उस इंडस्ट्री को मिला जिस इंडस्ट्री को ये NOC थमा दिया गया। आप इसका बिजनेस कीजिए, मार्केट के हिसाब से प्राइस तय कीजिए और उसके हिसाब से प्रॉफिट कमाइए। हम आपके हाथ में ये देते चले जा रहे हैं। यानी इस देश में सिर्फ 10 टॉप कॉरपोरेट जिनका नाम हमने लिया, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नडार, SP हिंदुजा, एलन मित्तल, साइरस पूनावाला, राधा कृष्णन दमानी। 8वें नंबर पर बड़ा शानदार नाम है विनोद शांतिलाल अडानी। यह अडानी के भाई हैं, गौतम अडानी के, और इनकी अपनी कंपनी भी अडानी के साथ ही जुड़ी हुई है। और इनका अलग नेटवर्क तकरीबन 1,31,600 करोड़ का है, और हर दिन की कमाई इस दौर में 245 करोड़। यानी इनकी कमाई, अडानी बंधुओं की कमाई मुकेश अंबानी से भी कहीं ज्यादा है, दूसरे भाई की भी। मुकेश अंबानी एक दिन में सिर्फ 163 करोड़ रुपए ही कमा पाए। 5वां नंबर कुमार मंगलम बिरला का है, जो 242 करोड़ रुपए कमाते रहे। और आखिरी जय चौधरी का है, जय सेलर्स का, जो कि लगभग 153 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाते रहे। नेटवर्थ 1,21,600 करोड़ की। लेकिन पर डे कमाई सिर्फ इन 10 कॉरपोरेट्स की 2,960 करोड़ रुपए पर दिन की कमाई है। अब अगर आप इस 2,960 करोड़ को भारत के भीतर में जितनी भी योजनाएं हैं जो सामाजिक तौर पर इस देश के बड़े समुदाय से जुड़ी हुई है, बड़े समुदाय का मतलब सिर्फ 80 करोड़ लोग नहीं है, बल्कि उसके आगे निकलिए और इस देश के 138 करोड़ लोगों में से सिर्फ आप टैक्स पेयर को हटा दीजिए और जो कॉरपोरेट के रईस हैं उनको हटा दीजिए, तो आपके हाथ में जमा पूंजी कुल मिला के लगभग जो आएगी इस देश के भीतर में, वह तकरीबन 100 करोड़ की हो जाएगी। उन 100 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने जो भी किया, जिस रूप में भी किया, उसका लगभग 10 गुना ज्यादा लाभ इन लोगों को प्रतिदिन मिल रहा था। यह कैसी इकोनॉमी है और यह कौन सा इकोनॉमिक ढांचा है, यह एक समझने की बात है। क्योंकि जब इस प्रक्रिया में हम बात करते हैं तो इसका दूसरा हिस्सा यह भी है कि इस देश की जो पूरी कमाई है, हमको लगता है यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति कुछ भी खरीदता है तो वो टैक्स पे करता है।
टैक्स पे करने के बाद सरकार के पास वो पैसा जाता है, सरकार उसी के हिसाब से पैसा खर्च करती है, उस पैसे के जरिए सरकार बार बार डेवलपमेंट का नाम लेती है, विकास का नाम लेती है। और जो पूरा ढांचा निकलकर जब सामने आया तो सरकार ने जो बजट 34,83,236 करोड़ का पेश किया था, उसमें देखिए जो जनता से वसूला जाता है वो वसूलने की संख्या है तकरीबन 17,88,424 करोड़। ये सीधे सीधे जनता से वसूला जाता है। इसके अलावे जो बाकी वसूलने की प्रोसेस है वो डेबिट का रिसिप्ट है, वो सरकार के पास आ नहीं पाता है। कुल मिला के टैक्स की कमाई है। इस टैक्स में जीएसटी भी है, इसमें इनकम टैक्स भी है, इसमें कॉरपोरेशन टैक्स भी है, इसमें कस्टम भी है, इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी है, इसमें बेसिक एक्साइज ड्यूटी भी है, इसमें तमाम तरह के सेस को शामिल कर लीजिए। और जो भी सर्विस, चाहे वो एनर्जी सर्विस हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, कम्युनिकेशन सर्विस हो, जो भी आपको देना है सब जोड़ते चले जाइएगा तो कुल मिला के जनता सरकार को अपनी जेब में से निकालकर 17,88,424 करोड़ रुपए देती है। और सरकार जो है खर्च करती है उसमें से लगभग इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जो अपने ऊपर करती है, जिसमें सैलरी भी है, अलाउंस भी है, और जो अपना इमारतों को दे रख रखा है, इसमें लगभग 3,62,000 रुपए उस पर खर्च करती है। और जो अपने तौर पर जो भी वो स्कीम बनाती है, आज हम ये स्कीम ला रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर, उसमें वो 10,51,000 रुपए खर्च करती है, 10,51,000 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर और फूड एंड पीडीएस सिस्टम पे सरकार ने इस बजट में जो डाटा रखा था वो 4,38,501 करोड़ का था। अब आप ध्यान दीजिए, जब हम इस रकम को आपको बता रहे थे तो आपके जहन में होगा पैसा तो सरकार खर्च कर रही है। हमने इसका हिसाब निकाला कि ये जो सरकार ने खर्च किया एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर और पीडीएस सिस्टम और उससे जुड़े हुए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसका जरिए जो अनाज उपजा और उसका जो एक्सपोर्ट हुआ दुनिया के अलग अलग देशों में, जिन लोगों ने चावल एक्सपोर्ट किया, किसी ने सब्जियां एक्सपोर्ट की, किसी ने फल एक्सपोर्ट किया, कोई डेयरी मिल्क को एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में काम कर रही हैं उनकी संख्या लगभग 55 है। इनको कितना लाभ हुआ? इनका लाभ जो है सरकार द्वारा दिए गए 4,38,501 करोड़ का जो बजट का हिस्सा था, इसको भी बाइफर्केट हम कर देते हैं। एग्रीकल्चर में सरकार खर्च कर रही थी 1,07,705 करोड़, फर्टिलाइजर में 79,530 करोड़, फूड एंड पीडीएस सिस्टम में 2,51,266 करोड़ ये खर्च कर रही थी। लेकिन जो कमाई हुई, जिन लोगों ने इसके जरिए कमाई की है, वह कमाई इससे लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। यानी किसानों को नहीं मिला, लेकिन उस प्रोडक्ट को शिफ्ट कर दीजिए अगर मार्केट इकोनॉमी और मार्केट के बीच में, तो इनकी कमाई होने लगती है। वो चाहे रिटेल सेक्टर में ग्रोसरी का मार्केट हो, वो चाहे एक्सपोर्ट का मार्केट हो, चाहे डेयरी मार्केट हो, ये सारी चीजें इस रूप में है। यानी यह जो 3 कानून है, इस 3 कानून के जरिए कानूनी ढांचा सरकार चाहती है इसी कॉरपोरेट के लिए बन जाए, जिसके मुनाफे का रेंज भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की परिस्थिति में तो ना कहें, लेकिन उससे ज्यादा मुनाफे और उसकी ज्यादा नेटवर्थ की स्थिति में आज वो आकर खड़ी हो गई है। भारत के तमाम 164 पीएसयूज की जो रकम है, अगर उस रकम को भी मिला दीजिएगा, अगर सरकार सबको जिस लिहाज से सेल कर रही है, हमने उस रकम को निकाला, जो तमाम पीएसयूज हैं, वो सारे पीएसयूज जो भारत में चलते हैं, जिसमें काम करने वाले करोड़ों लोग हैं इस देश के भीतर में, जो पेरोल पर हैं और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, सबको मिला दीजिएगा तो तकरीबन 11 करोड़ लोग इस देश के कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में भारत के भीतर जो पीएसयूज चल रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं। कोई ठेके पर काम कर रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, और जो पेरोल की संख्या है वह उस लिहाज से कुछ कम है, लेकिन सब उसी लिए काम कर रहे हैं। और उन सब की रकम जो है इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में, जो अंबानीज का छोड़ दीजिए, अडानीज पे आ जाइए, जिनकी कुल स्ट्रेंथ 5,05,900 करोड़ है, उससे भी कम है। यानी भारत जो लगातार डिसइन्वेस्टमेंट का भारत सरकार जो जिक्र करती है और जो प्राइवेटाइजेशन का जिक्र कर रही है, उसका अनूठा सच यह है कि इस दौर में एक कॉरपोरेट हाउस भारत के ओवरऑल पब्लिक सेक्टर पर भारी पड़ गया,
और ओवरऑल 10 कॉरपोरेट भारत के उस बजट पे भारी पड़ गए जिस बजट में समूचा देश टैक्स देता है और भारत सरकार उस पे जो अपनी प्लानिंग करती है और डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोसेस में लाकर कहती है आज हम ये स्कीम ला रहे हैं वो स्कीम ला रहे हैं, वह भी कमजोर पड़ गया इस 10 कॉरपोरेट के सामने। तो यानी भारत को कॉरपोरेट चला रहे हैं या आने वाले वक्त में कॉरपोरेट के लिए ही पॉलिसी बनेगी और कॉरपोरेट अपने लिए ही पॉलिसी बनाएगा? यहीं पर असल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, इस देश की पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं, वहां से जब कानून बनते हैं तो उस कानून को रखने वाले लोग जो पार्लियामेंट में बहस करते हैं किसी भी पॉलिसी को लाने से पहले, उस पॉलिसी को लाने के लिए जो भी पार्लियामेंट्रीज खड़ा होगा वह पार्लियामेंट्री कॉरपोरेट के अनुकूल पॉलिसी को रखेगा सामने और उसके जरिए उस पर बहस होगी और उसके जरिए बताया जाएगा कि इतना पैसा इस रूप में इस देश में कॉरपोरेट के पास भी जा रहा है और ये इसका इतनी बड़ी संख्या में लाभ भी होगा। इसके भीतर का सबसे अनोखा दर्द यह है जो दुनिया देख रही है और दुनिया मान रही है कि भारत के भीतर में जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, जो 11 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनको मिड डे मील दिया जा रहा है, जो 9 करोड़ से ज्यादा किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, और ऐसी तमाम योजनाओं को अगर खत्म कर दिया जाए एक झटके में तो इस देश के भीतर का सच यह होगा कि जो सहारा अफ्रीका के देश हैं, जो दुनिया के सबसे भूखमरी और पिछड़े देशों में आते हैं, भारत उससे भी नीचे चला जाएगा। लेकिन भारत का एक तबका जिस इस देश को जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, जहां के खनिज संसाधन से लेकर मार्केट से लेकर हर चीजों को मोनेटाइज करके और सरकार हर चीजों को प्राइवेटाइज करके जो उनके हथेली में सौंप रही है, यह परिस्थिति धीरे धीरे उन रईसों को दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े रईसों की कतार में खड़ा कर देगी। अभी आपने एक नाम सुना मुकेश अंबानी का, वो टॉप 10 में आ रहे हैं। उसके बाद जब 10 से 20 के बीच में आते हैं तो अडानीज आ जाते हैं, और अगर इसी रूप में चीजें चलती रही तो ये नंबर 1-2 पे रहेंगे, क्योंकि भारत की स्ट्रेंथ जबरदस्त है। पूरे भारत को अगर मोनेटाइज कर दीजिए, पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए और वो पैसा चंद हाथों में दे दीजिए और उन चंद हाथों के जरिए अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए जो हमारे यहाँ पूरी पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल मशक्कत होती है, अगर उस पर काम होने लगे तो आप तो इस राजनीति को ध्वस्त कर नहीं सकते हैं और राजनीतिक सत्ता को उस लोकतांत्रिक तरीके से तो हटा नहीं सकते हैं जिस लोकतांत्रिक तरीके का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में यह कह कर दिया गया वोट डालने का अधिकार आपको बराबर का है, चाहे वो अंबानीज वोट डाल रहे हो, अडानीज डाल रहे हो या गांव का कोई गरीब डाल रहा हो, सबका तो एक ही वोट है। लेकिन सवाल यह है कि एक वोट की कीमत इस दौर में क्या लगती रही, यह इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट, एडीआर की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं, अगर उनके डाटा को आप निकालिएगा तो आपको पता चलेगा ये ठीक वैसे ही है जैसे इस देश में पेट भरने के लिए और तमाम सामाजिक योजनाओं के लिए कुल मिलाकर जो 4 लाख करोड़ रुपया सरकार का खर्च होता है, वैसी ही स्थिति इस देश के भीतर में है। और यह स्थिति कोलैप्स किसी दिन अगर हो गई तो एक खतरनाक स्थिति होगी। और इन बातों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो जो लोग पंजाब की राजनीति में फंसे हुए थे उनको सच बता दें कि जो किसानों पे कर्ज है जो दुगना हुआ है, इसमें पंजाब का किसान भी अछूता नहीं है। पंजाब के किसानों पर जो कर्ज है, प्रति किसान परिवार पे जो कर्ज है, एवरेज 2,02,000 का है। टॉप पर आंध्र प्रदेश है 2,45,000, दूसरे नंबर पर केरल है 2,42,000, लेकिन पंजाब का किसान 2,02,000, हरियाणा का किसान 1,82,000। ये औसत स्थिति है और ये औसत स्थिति दुगनी हुई है इसी 7 बरस में। 2013-14 का डाटा भी देख लीजिए और 2020-21 का डाटा भी देख लीजिए, तो आय दुगनी नहीं हुई, कर्ज दुगना हो गया, मुश्किल दुगनी हो गई। लेकिन इस देश में जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में चला गया, लेकिन दूसरी तरफ कॉरपोरेट ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहा, प्लस रहा, और वह 100% से ज्यादा कुलांचे मारते रहा। इस देश की राजनीति में फंसिएगा या इस देश की हकीकत को समझकर इस दिशा में काम करने की जरूरत आन पड़ी है कि इस देश की राजनीतिक सोच में परिवर्तन तत्काल में अगर लाना होता है तो तत्काल में देश बचाने के लिए क्या करना है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
स्थितियां नाजुक धीरे धीरे और गहराएगी, क्योंकि कर्ज में डूबे हुए राज्यों में, जिस राज्य में पंजाब, जहां पर चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए जो उठा मशक्कत हो रही है, उसका भी जब हमने कर्ज देखा तो आपको जानकर हैरत होगी। पंजाब में 2006-07 में जब अकाली और बीजेपी की सरकार आई थी तो 40,000 करोड़ का कर्ज था पंजाब पर। जब ये छोड़ रहे थे 2016-17 में तो कर्ज बढ़कर 1,53,773 करोड़ का हो गया, यानी तकरीबन 1,10,000 करोड़ इस 10 साल में बढ़ गया। उसके बाद कैप्टन की सरकार आ गई। कैप्टन की सरकार आज की तारीख में जहां पर खड़ी हुई है, इसमें यह बढ़ते बढ़ते 2,60,000 हो गया, यानी 1,53,000 से 2,60,000, इस दौर में 1,07,000 रुपए का कर्ज और बढ़ गया। और सीएजी का डाटा कहता है कि 2024-25 तक यह बढ़कर लगभग 3,73,000 करोड़ का हो जाएगा। कमोवेश हर राज्य की स्थिति यह है, कर्ज में डूबा हुआ देश, और उस देश को संभालने के लिए कोई पॉलिसी नहीं, और पॉलिसी सिर्फ इतनी कि इस देश के कॉरपोरेट की कमाई को कैसे बढ़ाया जाए, जिसके जरिए उसको भी अपने पास जोड़ते हुए उससे पैसा लिया जाए, और इस देश को चलाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा कुछ चाहिए, 5 किलो अनाज बांटने का कुछ पैसा चाहिए, और बाकी सिस्टम चाहे ध्वस्त होता चला जाए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देश को देने की जरूरत नहीं है, और आने वाली पीढ़ियों को हम लोग क्या सौंपेंगे ये कोई नहीं जानता है, जिस स्थिति में समूची दुनिया की नजर भारत को देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।